दिल्ली में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। रेल भूमि नीति में संशोधन और PM3 योजना को दी गई मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने SYL मामले पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को रिपोर्ट देने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, SYL प्रदेशवासियों का हक। प्रदेश में बनाए गए 8 नए उपमंडल। मुख्यमंत्री ने कहा, अब सरकार और प्रशासन लोगों के और नजदीक होंगे। सुशासन के मूल मंत्र को सिद्ध करने में बनेंगे सहायक। और पिछले 2 साल से भी अधिक समय से बंद एकता एक्सप्रेस रेलगाड़ी फिर से हुई संचालित। रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि रेलवे की भूमि नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि 300 से ज्यादा PM शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। PM गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संशोधित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें चाहे कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज हो, पब्लिक यूटिलिटीज हो या रेलवे के एक्सक्लूसिव यूज की बात हो, इसमें संशोधन किए गए हैं। और ये संशोधित रेलवे की जो भूमि नीति है, इससे बुनियादी ढांचे को और अधिक कार्गो टर्मिनल्स के एकीकृत विकास को बढ़ावा देगी। ये संशोधन प्रतिवर्ष भूमि के बाजार मूल्य के 1.5% की दर से 35 वर्ष की अवधि तक कार्गो के लिए और कार्गो से संबंधित जो गतिविधियां हैं उसके लिए रेलवे की भूमि की लॉन्ग टर्म लीजिंग का प्रावधान इसमें किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने आज PM3 के नाम पर आदर्श विद्यालय बनाने को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि देश में बनाए जा रहे नए विद्यालय वैश्विक जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप 14,500 मॉडल स्कूल तैयार किए जाएंगे। मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM3 के नाम पे एक आदर्श विद्यालय, एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, एक मॉडल स्कूल बनाने के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। स्कूल विश्व की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ग्रीन स्कूल की कल्पना से बनाई जाएगी। उसके कुछ फीचर्स भी रखा गया है। ये स्कूल टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। ICT, डिजिटल लैब, डिजिटल लाइब्रेरी, लर्निंग टूल्स भी डिजिटली रहेगा। वोकेशनल एजुकेशन इस स्कूल में पढ़ाया जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में SYL नहर निर्माण मामले में सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने कोर्ट को अवगत करवाया कि पंजाब सरकार इस मामले में सहयोग नहीं कर रही है और पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी इस संबंध में लिखे गए पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को 1 महीने के भीतर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से बैठक कर रिपोर्ट देने को कहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि SYL हरियाणा वासियों का हक है और वे इसे लेकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में एक समय सीमा तय होना जरूरी है। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि कल हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने SYL मुद्दे पर हरियाणा के हक में फैसला दिया है और कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से किसानों के लिए मांग करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को SYL के नहर के निर्माण की घोषणा करनी चाहिए। हरियाणा के किसानों की तरफ से मेरी एक छोटी सी मांग है कि दक्षिण हरियाणा की सारी मरुभूमि जो पानी की कमी की वजह से सूखी है, किसानों की फसल खराब हो जाती है,
हरियाणा सरकार को हर साल उनको मुआवजा देना पड़ता है और कल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिले। मेरी केजरीवाल जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हरियाणा के किसानों की दशा को देखते हुए तुरंत ये घोषणा करें, सबसे पहली लाइन में घोषणा करें कि वो SYL के नहर का निर्माण तुरंत शुरू करवा रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हिसार में मेक इंडिया नंबर 1 कार्यक्रम के तहत पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने SYL के विषय पर कहा कि पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों में पानी की कमी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके दोनों राज्यों को पानी उपलब्ध करवाए। SYL बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पानी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दोनों राज्यों में पानी की कमी है, हमें ये बात माननी पड़ेगी। पंजाब में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, पानी की कमी है, लोग प्यासे हैं। हरियाणा में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, हरियाणा के अंदर पानी की कमी है, हरियाणा में लोग प्यासे हैं। पंजाब को भी पानी चाहिए, हरियाणा को भी पानी चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंटरवीन करके हरियाणा के लिए भी पानी का इंतजाम करे और पंजाब के लिए भी पानी का इंतजाम करे। और ये संभव है, हरियाणा को भी पानी मिल सकता है, पंजाब को भी पानी मिल सकता है। केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने SYL मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के पास इस समस्या का कोई हल नहीं है। सवाल समाधान की नहीं, सवाल हक का है। SYL जो है वो हमारा हक है। हरियाणा के हिस्से के अंदर जो पानी आना चाहिए था और वो तब आना चाहिए था जब हरियाणा का बंटवारा अलग से हुआ और वो आज तक उसको नहीं मिला, उसका हक मारा जा रहा है। आज केवल उसकी कोई समाधान की या उसकी बात नहीं है, बात केवल ये है कि जो हरियाणा जो पंजाब का छोटा भाई है उसका हक जो है वो मिलना चाहिए। उसके अलावा और केजरीवाल जी जो है वो बताने का बात काम करे कि क्या हल है, हल नहीं है उनके पास। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में 8 नए उपमंडल बनाने की घोषणा की है। भिवानी जिले में बवानीखेड़ा, गुरुग्राम जिले में मानेसर, जींद जिले में जुलाना, करनाल जिले में नीलोखेड़ी, महेंद्रगढ़ जिले में नांगल चौधरी, पानीपत जिले में इसराना, रोहतक जिले में कलानौर और यमुनानगर जिले में छछरौली को उपमंडल बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने इन क्षेत्रों के निवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये उपमंडल सरकार और प्रशासन को लोगों के करीब लाएंगे और सुशासन के मूल मंत्र को सिद्ध करने में सहायक होंगे। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से भी अधिक समय से बंद एकता एक्सप्रेस रेलगाड़ी फिर से संचालित हो गई है, जो वीरवार से नियमित तौर पर चलेगी। रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने औपचारिक रूप से आज रोहतक रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इस रेलगाड़ी को रवाना किया। सांसद ने बताया कि स्थानीय नागरिकों और दैनिक रेल यात्रियों की मांग पर इस रेलगाड़ी को दोबारा चलाया गया है और इससे चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को लाभ होगा। जो ये प्रोग्राम था रेलवे स्टेशन पर एकता एक्सप्रेस जो कि भिवानी से कालका के लिए डेली रोजाना की ट्रेन है, कोविड की महामारी की वजह से पिछले 2 साल से ये ट्रेन बंद थी, दिक्कत बंद थी। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे रेलवे मंत्री अश्वनी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सबका रेलवे अधिकारियों का सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि उनके सहयोग से, उनके एफर्ट से आज इस ट्रेन को चलने की बात रखी गई और ये चलाई गई। स्थानीय निवासियों और दैनिक रेल यात्रियों ने इस रेलगाड़ी को पुनः संचालन होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अब उन्हें आवागमन में आसानी होगी और स्थानीय व्यापार में भी गति आएगी। रोहतक से दैनिक यात्री हूँ। एक हमारी लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि रोहतक से जो एकता एक्सप्रेस गुजरती थी वो कोरोना काल से लगभग 2-2.5 साल से बंद थी, जिसको आज रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने रोहतक से हरी झंडी दिखाई है। इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उनके साथ साथ हम रेल मंत्रालय का भी शुक्रिया अदा करते हैं, जो कोरोना काल से एक लंबी मांग थी दैनिक यात्रियों की, आज उन्होंने पूरा किया। इसके लिए मुख्यमंत्री और हरियाणा सरकार के साथ साथ हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद किया करते हैं।
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल अंबाला में वामन द्वादशी मेले के धार्मिक समारोह में भाग लिया। राज्यपाल ने प्राचीन संस्कृति को संजोए रखने और उसे बढ़ावा देने के लिए मेले के आयोजकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि तीज त्योहार और मेले भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और ये भारतीय संस्कृति को विश्व पटल पर अलग पहचान प्रदान करते हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, नशा, ऐसी चीजें बढ़ती हैं, गलत व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। इसको भी जो है खत्म करने के लिए वो समय में वामन जी ने अवतार लिया, लेकिन ये समय में कलयुग में भी, ये कलयुग है, कलयुग में जो है हम लोग बहुत ही संगठन में शक्ति है, कलयुग में जो है मिलके रहने से शक्ति है, एकता में शक्ति है। तो इसलिए ये मेला का एक ही संदेश है, सारा भारत देश में जो है जात पात छूत ऐसे विषयों को छोड़कर 130 करोड़ भारतीय हम एक है, ऐसा एक आवाज से बोलने के लिए। लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया ने इस अवसर पर कहा कि ये उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध मेला है और पिछले 125 वर्षों से भी अधिक समय से इसका आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल महोदय का हमें आशीर्वाद मिलने जा रहा है। जैसा कि अभी असीम जी ने कहा और मैंने भी परम आदरणीय दत्तात्रेय जी से ये कहा था कि आज के इस कार्यक्रम में भगवान ही आपको यहाँ खींच के ले आए हैं। मेले में आए श्रद्धालुओं ने कहा कि ये मेला भारतीय संस्कृति को दर्शाता है और हमें इतिहास से अवगत करवाता है। ये हमारे अंबाला वासियों के लिए बड़ा सुखद दिवस होते हैं इन दिनों कि यहाँ पर वामन द्वादशी का जो पर्व मनाया जाता है अंबाला सिटी में, और वहाँ पर किस तरह हंडोले तराए जाते हैं और किस तरह से ये माना जाता है कि भगवान विष्णु जो कि अवतार रहे वामन प्रभु जी के, और इस तरह से एक बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है। तो हमारे लिए ये दिन बहुत शुभ होते हैं। ये वामन द्वादशी का त्यौहार जो हमारे अंबाला में मनाया जा रहा है, ये बहुत वर्षों से मनाया जा रहा है। हमें बहुत खुशी होती है इसको देखकर। इसमें हिंडोले तराए जाते हैं, भगवान विष्णु जी के अवतार वामन जी की पूजा की जाती है और बड़े उत्साह से मनाया जाता है। दिल्ली का ऐतिहासिक राजपथ अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। सरकार ने ऐतिहासिक राजपथ और राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ कर दिया है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर गुलामी के प्रतीकों को खत्म किया जा रहा है। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि 75 साल आज़ादी के पूरे हुए, आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है, और आज़ादी का अमृत महोत्सव जब देश मना रहा है तो जितने भी चिन्ह हैं, जितने भी निशान हैं एक गुलाम भारत के और इंपीरियलिस्टिक पॉलिसीज़ के, उसको हमें बदलना होगा। रबी अभियान के लिए आज नई दिल्ली में कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का विश्लेषण करने की ज़रूरत है और हमें चुनौतियों का सामना करने के लिए अभी से तैयार रहना होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि अधिक कीटनाशकों के इस्तेमाल से मृदा की क्षमता कम होती जा रही है, इसीलिए जैविक खेती पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें प्राकृतिक खेती को अभियान के रूप में लेना चाहिए और राज्य सरकारों को भी इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने फसल बीमा योजना के संबंध में कहा कि अगर सभी किसान इसके तहत पंजीकृत होंगे तो बीमा योजना का स्वरूप ही बदल जाएगा। बीमा योजना की पहुंच कैसे बन सकती है? हमारे यहाँ जितने किसान हैं, अगर ये सबके सब किसान फसल बीमा योजना में कवर हो जाएं, तो मैं समझता हूँ कि बीमा योजना का स्वरूप ही बदल जाएगा और वास्तव में जो छोटा किसान है उसकी फसल अगर बर्बाद होती है तो वो भी इस सुरक्षा कवच से अपने को सुरक्षित
महसूस करेगा। तो इस दृष्टि से इसका विस्तार हम और कैसे कर सकते हैं, इस पर काम करने की हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले, रेल भूमि नीति में संशोधन और पीएम-श्री योजना को दी गई मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल मामले पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को रिपोर्ट देने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, एसवाईएल प्रदेशवासियों का हक। प्रदेश में बनाए गए 8 नए उपमंडल। मुख्यमंत्री ने कहा, अब सरकार और प्रशासन लोगों के और नजदीक होंगे और सुशासन के मूल मंत्र को सिद्ध करने में बनेंगे सहायक। और पिछले 2 साल से भी अधिक समय से बंद एकता एक्सप्रेस रेलगाड़ी फिर से हुई संचालित। रोहतक से सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।